आर्ट क्या है ये आर्ट? क्या कोई सोच है या कोई ख्याल या किसी के अंदर छुपे जज्बात हैं? क्यों हमारे दिलों को छू जाता है? अक्सर बैठे बैठे सोचती हूँ, अगर दुनिया में आर्ट ना होता तो क्या कोई कशिश बाकी रहती? शायद ये फ़न हमें खुदा से जोड़ता है। अल्लाह ताला ने जो अपनी खूबसूरत दुनिया बनाई है वो भी तो आर्ट और हुस्न जावर कर रही है। इसीलिए मेरे बहुत करीबी आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, मेरे दिल के करीब नेहा, एहसन और जमाल से मैं हम कलाम हुई हूँ और उनके आर्ट से रिलेटेड जज्बात के बारे में कुछ गहरी गुफ्तगू शनास हुई। तो आइए करते हैं कुछ आर्ट के बारे में बातचीत। आई एम वर्किंग एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। मैं अपनी टेक्सटाइल्स को इंटीरियर के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। बेसिकली मुझे शुरू से ऐसे लगता था कि कलर्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं ज़िंदगी पे भी और लोगों पे भी और इवन टाइम्स पे भी। तो आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले विद कलर्स। So being an artist, I try to put those colors in people's lives. वो रंग आपके लाइफस्टाइल को भी इन्हेंस करते हैं और इवन आपकी मेंटल हेल्थ को भी इन्हेंस करते हैं। आई एम लाइक इनकॉर्पोरेटिंग माई टेक्सटाइल इनटू इंटीरियर्स। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूँ लोगों को जिसमें उनको डिप्रेशन दूर दूर तक नज़र नहीं आए। बेसिकली अगर मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो दे आर माई पेरेंट्स हु डिड सपोर्ट मी। लेकिन ज़िंदगी में ना हमेशा चीज़ें स्मूथ नहीं जाती हैं। कभी कोई ऐसा पॉइंट भी आ जाता है, ऐसा टाइम भी आ जाता है जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी ऑफेंड होने लग जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। मेरे पे भी वो स्टेज आई और मैंने उसको ऐसे आराम से गले लगा लिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। जहाँ पे आपके ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ना पीछे रह जाती हैं और इसको कोई समझना चाह ही नहीं रहा होता है क्योंकि सबकी नज़र में ना चीज़ें नॉर्मल जा रही होती हैं और ऐसे लग रहा होता है कि इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग सो व्हाट्स द नीड ऑफ एनीथिंग एल्स। तो फिर मैंने एक टैगलाइन अपने लिए खुद ही डिसाइड की, दैट वाज बागी। आई डिड वेयर दैट और मुझे थोड़ी सी ट्रबल इस सेंस में पेश आई क्योंकि आप फिर चीज़ों से ना कट ऑफ हो जाते हैं खुद ही। यू ट्राई टू बैन एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ। आप सब कुछ अपने लिए खुद ही ख़त्म कर देते हैं। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद किया है। मैं बागी होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ, आसानियाँ और रंग पैदा कर रहे हैं। दैट्स इट। मेंटल पीस इज़ की टू एवरीथिंग। तो अगर हम बात करें मटेरियल की, तो जो दौर चल रहा है सिंथेटिक्स में मिनिमल का, मैं वहाँ पे नेचर नेचुरल का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ। अब ये बुक जो मेरे हाथ में है ये प्योरली ऑर्गेनिक है और ये मौसमी के छिलकों से बनी हुई है। दिस वॉज द न्यू मटीरियल ऑन विच आई वॉज वर्किंग सिंस लास्ट ईयर, जिसमें मैं पेपर भी लिख रही हूँ जो इंशाल्लाह ताला मार्केट में जल्दी मैं पब्लिश भी करने का सोच रही हूँ। अब ये मटीरियल इज़ इक्वलेंट टू वुड। आई एम वर्किंग ऑन प्रूविंग दैट। तो इसको इंटीरियर में हम किस तरह लेके जा सकते हैं? हम इसकी स्लैब्स बना सकते हैं। हम इसका मटीरियल, इस मटीरियल से ऐसे फर्नीचर डेवलप कर सकते हैं दैट नीड्स अ बिट ट्रीटमेंट, लेकिन हम इसे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आई एम प्लेइंग विद जूट और हैम, दैट इज़ अ नेचुरल मटीरियल। बोथ ऑफ देम आर नेचुरल मटीरियल। जूट को ट्रीट करके आप फैब्रिक की फॉर्म में लेके जा सकते हैं जो पहले भी सोफ़ा जो होते हैं उनकी पोशिश में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रफ जूट पे काम करती हूँ। इंटीरियर डिज़ाइन में वुड को मैं रॉ यूज़ कर रही हूँ। वुड का भी डिफाइन होना बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना, दैट डजंट मैटर। आई एम यूजिंग अ प्रॉपर लाइक ट्री स्टम्प टू मेक टेबल्स आउट ऑफ इट। लाइक आई एम यूजिंग दैट एज एन टेबल बॉटम और उसके ऊपर ग्लास आ जाएगा। दे आर लाइक लुकिंग रॉ ट्री स्टम्प्स। दे आर वे टू मोर एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग than those sleek ones. मैंने ये जो आइडिया जनरेट किया था, द पेंटिंग्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज अ होल सीरीज जिन पे मैं काम कर रही थी। दैट वॉज टोटली अपॉन माई इमेजिनेशन, माई मेमोरीज, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी कैटलॉग डिज़ाइन की है। यू कैन नॉट डिफाइन योर मेमोरीज इन लाइक वन जोन, दे आर इन लाइक दैट वॉज जस्ट वन मेमोरी इन सेवरल चंक्स। तो मैंने उसकी जो सी फ्रेमिंग है वो बॉक्स फ्रेमिंग की है, तो दैट सीम्स मोर अपीलिंग दैन दैट स्लीक वंस। तो मेरा पॉइंट सिर्फ एस्थेटिक है कि हाउ यू मेक थिंग्स मोर एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग। मैं एक चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करती चलूँ, These three artists aren't just normal random teenager artists. They are working professionally
they know what is art. मेरा नाम ज़रियाब मोहसिन फ़ारूकी है और मैं एक विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर हूँ। और इस वक्त मैं एक महमूद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उनके अंदर मैं क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर हूँ और उनकी कंपनी की मार्केटिंग और डिज़ाइन पार्ट संभालता हूँ प्रेजेंटली। मैं टारगेट ही बेसिकली फैमिली पर्पस रिलेशंस और इनको कर रहा होता हूँ, बिकॉज मैं अभी जो देख रहा हूँ जिस तरह की फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है वाइल लिविंग पर्टिकुलरली इन दैट सिटी, कि आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, फिर काम पे जा रहे हो, मतलब डे बाय डे आपका वक्त गुजरता जा रहा है, इतनी जल्दी गुजरा के पता नहीं चल रहा है। इवेंचुअली आप मतलब क्या बच्चे थे, बड़े हो गए और अब आप मेजोरिटी की स्टेज में जाना शुरू हो गए हो। मतलब ये मैंने खुद अपने अंदर फील किया और इवेंचुअली मतलब मैंने जब अपने छोटों को देखा कि मेरा तो फिर किसी हद तक शायद रिलेशन था, बट मैं आगे जो जनरेशन्स को देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही मतलब इस हसल बसल के अंदर एक तो कंफ्यूज जनरेशन है हमारी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जनरेशन है। उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब वेस्ट का इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया का एकदम बम्बारमेंट उनके माइंड के ऊपर, इतनी ज़्यादा बम्बारमेंट के उनको समझ नहीं लग रही कि हमारा असल कल्चर क्या है। वो अपने कल्चर के अंदर रहते हैं, उसको पसंद नहीं करते, और दूसरे कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते यहाँ पे रहते हैं, और जिसकी वजह से वो एक अजीब कंफ्यूज किस्म के रहते हैं ना। वो अपने पेरेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स जो है उनको अपने कल्चर की तरफ लाना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़े से पुराने मिलेनियंस या जनरेशन एक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो हैं मतलब वेस्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे रहते हुए अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक अजीब किस्म का कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रहा होता हूँ बहुत से लोगों के अंदर। मतलब नॉट पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। तो ज़ुबान से रिलेटेड भी रहता है कि क्योंकि वो अपनी ज़ुबान को भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो मकसद यही होता है आर्ट के अंदर कि इवेंचुअली कि आप अपनी फैमिलीज़, अपने कल्चर उनको देखें कि वो किस तरह की हैं, कि जिनको वो अडॉप्ट करना पसंद नहीं कर रहे, मतलब शायद वो उसको अडॉप्ट कर सकें उस आर्ट पीस के थ्रू। ये मकसद होता है। आर्ट की फील्ड में आने का कोई फ़ैसला कोई इंस्टेंट नहीं हुआ, मतलब इट वाज अ प्रोसेस यू कैन से। लाइक पहली दफ़ा इस तरह हुआ था कि मैं कोई 4-5 क्लास में होऊंगा, मेरी आर्ट की टीचर ने मुझे एक असाइनमेंट दी कि शाही किला बनाए। तो हर बंदे ने जो है ना मेरी क्लास में से पिक्चर को देख के शाही किला बनाया। तो मैंने सोचा कि लाइव जाके क्यों नहीं बनाते, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया अपनी स्केच बुक और पेंसिल लेकर ना शाही किले के सामने शाही किला बनाने। तो फर्स्ट अप्रिसिएशन भी तब भी मिली थी मुझे, मैं वहाँ पे बैठ के बना रहा था, मैंने बड़ा अच्छा बनाया था अपनी उस एज के हिसाब से। और जब मैं शाही किला बनाने में इतना मसरूफ़ था कि मुझे पता नहीं चला कि जब मैंने ख़त्म किया तो मेरे इर्द काफ़ी ज़्यादा लोग थे कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे, इतना छोटा सा बच्चा लाइव स्केचिंग कर रहे हैं। तो ये वो फर्स्ट था मेरा, यू कैन से कि एट फर्स्ट मोमेंट आई रियलाइज कि आई कैन डू आर्ट एंड ऑल द स्टफ। फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ स्कूल में मैं करता रहा। आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम माई स्कूल, फिर डिफरेंट वॉल आर्ट पेंटिंग्स, मोनूमेंट्स, डिफरेंट जगहों पे जाके करता था मैं। आई यूज्ड टू डू द स्टफ। तो इसी तरह फिर ग्रेजुअली मतलब जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो आई थॉट कि अपनी पैशन को ही किस तरह परस्यू किया जाए। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड भी बंदा हूँ, सो दैट्स वाई इवेंचुअली आई चूज़ द डिज़ाइन, कि मेरा थोड़ा मार्केट के साथ भी रिलेटेबल मैं थोड़ा सा रहूँ और अपनी आर्ट के साथ भी रहूँ। सो दैट्स हाउ मतलब आई बिकम अ डिज़ाइनर इवेंचुअली। वो एक डिज़ाइन कैंपेन थी, बहुत मेरी नज़र में बहुत आर्टिस्टिक थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बेसिकली कोई भी आर्ट पीस या कोई भी डिज़ाइन का मास्टरपीस जो बनता है, उसका मकसद ये होता है कि वो अपना मैसेज कितना पावरफुल कन्वे कर सकता है। तो एक डिज़ाइन कैंपेन थी, सिंगापुर में रन की गई थी, मुझे वो बहुत पसंद है अभी भी, और मैं उससे इन्फ्लुएंस भी बहुत हुआ था। उसका नाम था द गॉड्स कैंपेन। सिंगापुर दुनिया की ना वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। डाइवर्सिटी की मतलब वहाँ पे रेशो ये है कि अगर एक बिल्डिंग है और उसमें 10 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे एक फ्लैट है, तो 10 के 10 डिफरेंट रिलीजन के लोग उसी एक बिल्डिंग में रह रहे होंगे, एंड दे आर लिविंग पीसफुली। मतलब अमेजिंग हाउ इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एक गॉड्स कैंपेन का था, जिसके अंदर बेसिकली रिलीजन और इन सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने पर्टिकुलरली सिर्फ गॉड की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया था और उसके ऊपर ही फोकस रखा था उन्होंने मेजरली। जस्ट मैं उसके कुछ हल्के से क्लिप्स देता हूँ आपको बड़े मज़े के, कि जिस तरह
आप सोए हुए हैं, सुबह एक टेक्स्ट मैसेज आया आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आया तो गवर्नमेंट की तरफ से, बट उसमें लिखा क्या हुआ है, हे यू हैवंट विजिटेड मी फ्रॉम अ वाइल, अ मैसेज फ्रॉम गॉड। आप मार्केट में सेब लेने जाते हैं और उसके नीचे लिखा होता है कि आई मेड इट स्पेशली फॉर यू फ्रॉम गॉड। रेलवे स्टेशन में आप कहीं पर जा रहे होंगे, रेलवे स्टेशन के किसी कॉर्नर पे लिखा होगा डोंट बी हेजिटेटेड, और माइट बी डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस लिखे होते हैं कि डोंट बी इन अ फियर, आई एम विद यू फ्रॉम गॉड। तो इस तरह के टेक्स्ट से रिलेटेड वो कैंपेन थी जो कि बेसिकली गॉड की डेफिनेशन वहाँ पर डिफाइन की थी कि गॉड को गॉड ही समझें, ना कि वो भगवान, अल्लाह, ये वो जीसस समझना शुरू कर देते, जिसकी वजह से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं लोग, और वो एक अजीब किस्म के जो है ना क्योस जनरेट कर देते हैं सोसाइटी में। And I'm a visual artist, poet, painter and contemporary visual artist. जैसे कि आर्ट एक खूबसूरत एहसास है, तो इस पैदा होने वाले एहसास को आप लोगों के आगे किस तरह पोर्ट्रे करते हैं? मुझे लगता है कि आर्ट हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनैलिटी को चेंज होने में, कुछ बदलाव लाने में। और मेरा बेसिकली आर्ट करने का मकसद भी यही है कि मैं कुछ दुनिया में चेंज लेके आऊँ, कि मैं लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर थॉट डालना चाहता हूँ। कि जिस तरह मेरा एक सॉन्ग है, उसके लिरिक्स हैं कि जीने दे जीने दे जीने दे, ओ जीने दे जीने दे जीने दे, मुझे मरने से पहले तू जीने दे, मुझे जहर ये मीठा तू पीने दे, जिन राहों पे चलता हूँ चलने दे, मुझे जीने दे, मुझे जीने दे। आप एक वर्किंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री में जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सी जगहों पर क्रिटिक्स मिलता है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? यार क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स को मोस्टली तो मैं इसी तरह ग्रैब करता हूँ कि वैसे तो मुझे कोई परवाह नहीं होती इन चीज़ों की, नेगेटिव कमेंट्स की और नेगेटिव क्रिटिसिज्म की, लेकिन ये चीज़ मेरे खासकर काम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे। कि मतलब मैं उन थॉट्स को पकड़ता हूँ और उनको फिर पॉजिटिवली अपने काम में जो है वो डालता हूँ, क्योंकि वहाँ से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को कन्वर्ट करके मैं अपने काम में डालता हूँ। रैप हो गया, हिप हॉप हो गया, लिरिक्स लिखना हो गया, इवन दो विजुअल आर्ट्स हो गया। एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर्ट है, उस चीज़ जब मैं उस काम में लगता हूँ ना, तो आई थिंक मैं उस जोन में जब जाता हूँ, जब मैंने काम करना होता है या जब मैं उस प्रोसेस में होता हूँ, तो उस प्रोसेस में कोई और थॉट नहीं होता। उस प्रोसेस में सिर्फ एक ही थॉट होता है, और वो होता है मोटिवेटेड थॉट, जो कि ये मैंने करना है और इसको मैंने पूरा करना है और इसको मैंने दिखाना है कि ये क्या है। जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, तो खासकर उनको दिखाना है कि ये क्या है। तो ये एक मोटिवेशन की वो बनती है, मतलब ऑल्दो वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, बट वो कन्वर्ट करके वो मोटिवेट करता है। अमेरिकन हिप हॉप आर्टिस्ट था, उसकी एक बहुत मशहूर लाइन है, वेक मी अप व्हेन आई एम फ्री। उसके ऊपर एक म्यूजियम भी अब बन गया हुआ है, आई थिंक यूरोप में है या अमेरिका में, आई डोंट नो, बट वो अमेरिकन रैपर है। 1996 में उसकी डेथ हुई थी, ही वाज शॉट डेड। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर उस आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस हूँ, और वो हिप हॉप आर्टिस्ट है। तो उसको जब मैंने देखा, उसको पढ़ा, उसको सुना मैंने, और उसका मैंने देखा कि यार वो अपनी एक सोसाइटी में एक चेंज लेके आना चाहता था। कि किस तरह लोग जो है वो सोचते ही नहीं है कि हम लोग किस मुआशरे में पल रहे हैं, हम लोग किस मुआशरे में बचपन से पल रहे हैं। हमें मुआशरा ही ऐसा मिला है कि हम लोग अगर ख़राब हों तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। आर्ट सिर्फ देखना नहीं होता, उसे समझना भी होता है। किसी के दिल के एहसास होते हैं, इन एहसासात को समझना, डीप जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। खूबसूरत मुख्तलिफ आर्ट देखकर दिल को एक तस्कीन सी मिल रही है, खुशी मिल रही है। शायद ये मेरी नेचर का हिस्सा है, और शायद इस डॉक्यूमेंट्री के बाद बहुत से लोगों की नेचर का हिस्सा बन जाए।